Hello and welcome dear students to Easy Technical Education. Students, today we will learn about construction and working of DC motor. आज हम DC मोटर की संरचना और इसकी क्रियाविधि देखेंगे। तो देखिए, जैसे कि आप सबको मैंने पिछले लेक्चर में पार्ट ऑफ DC मोटर बता दिया था, तो आज हम टोटल DC मोटर का कंस्ट्रक्शन देखने वाले हैं, संरचना, यानी कि संरचना डीसी मोटर की। तो सबसे पहले आप यहाँ हिंदी में भी लिख सकते हैं, डीसी मोटर की संरचना। डीसी मोटर की संरचना, ये डीसी मोटर की संरचना होती है। ऐसा डीसी मोटर है जिसमें 4 पोल है। अब ये सबसे ऊपरी भाग ये योक कहलाता है। क्या योक है? इसका काम क्या होता है? ये सबसे पहले ये प्रोटेक्ट करता है, आपके मोटर को प्रोटेक्ट करेगा, और ये जो फ्लक्स होती है उसको एक रास्ता देता है, जिससे कि फ्लक्स आपकी राउंड ही मूव करे, मतलब इसके अंदर ही रहे। अब इसके बाद ये देखिए, ये इन चीज़ों को तो आप लोग जानते हो। देखिए एन एन यस यस, ये क्या है? चुंबक के पोल हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब दूसरी चीज़ ये आपका क्या है? पोल शू। क्या है? पोल शू। ये क्या करता है? ये प्रोवाइड लॉन्ग पाथ फॉर फाई। यह चुंबकीय फ्लक्स को एक लंबा रास्ता देता है। लंबा रास्ता देने से क्या होगा? यानी कि लंबा रास्ता देने का मतलब हुआ कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स आपकी अंदर की तरफ आएगी। जब ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स अंदर की तरफ आएगी तो इसका मतलब कि इसमें ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ठीक, तो पोल शू का यही काम होता है। अब इसके बाद ये चीज़ क्या होती है? जो ये हैं, ये और ये सारे हैं, क्या है? इंटरपोल। क्या है? इंटरपोल। इंटरपोल का काम क्या होता है? इंटरपोल का काम है रिड्यूस आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट। यह आर्मेचर के रिएक्शन इफेक्ट को कम करता है। ठीक, यानी आर्मेचर के भी कुछ रिएक्शन इफेक्ट होंगे। जब आर्मेचर मूव करेगा तो उस रिएक्शन इफेक्ट को ये क्या करेगा? कम करेगा। अब इसके बाद ये चीज़ क्या होती है? ये है आपकी फील्ड वाइंडिंग, जो क्या काम करेगी? ये फाई को प्रोड्यूस करेगी, यानी कि ये प्रोड्यूस फाई, मैग्नेटिक फ्लक्स ये प्रोड्यूस करेगा। अब इसके बाद यहाँ पर आ जाइए, तो यहाँ पर ये देखिए, ये पार्ट आपका ये क्या है? आर्मेचर है। आप सबको पता है कि आर्मेचर का क्या काम है। देखिए, आर्मेचर इज ए रोटेटिंग पार्ट ऑफ डीसी मोटर। आर्मेचर करता क्या है? आर्मेचर ये करंट को कलेक्ट करता है। करंट इज कलेक्टेड फ्रॉम आर्मेचर्स वाइंडिंग। इसी आर्मेचर की जो बाइंडिंग है, ये आर्मेचर की बाइंडिंग है। ये सारी चीज़ें क्या हैं? बाइंडिंग, आर्मेचर्स बाइंडिंग। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, ये आपको ये उसके पहले ये आपको एक चीज़ दिख रहा है यहाँ पे, ये इसका नाम क्या है? यही आपका क्या है? कम्यूटेटर। अब ये जो कम्यूटेटर हैं, ये आप देखोगे तो बारीकी से कई स्लाइड में बटे हुए रहते हैं, तो इसी को बोलते हैं कम्यूटेटर स्लाइड। कम्यूटेटर का काम क्या होता है? कम्यूटेटर का काम है AC टू DC या DC टू AC कन्वर्जन करना। ठीक, अब इसके बाद इसके अंदर क्या चीज़ होती है? एक होता है सॉफ्ट। क्या है? सॉफ्ट। सॉफ्ट मतलब ऐसे सॉफ्ट। ये काम क्या करता है? ये ट्रांसफ़र करता है मैकेनिकल पावर को। कहाँ? मोटर टू आउटर में, यानी कि मोटर का जो मैकेनिकल पावर बना, इसको आप आउटपुट शाफ्ट के द्वारा ही लेंगे। अब यहाँ पे देखो, एक ये दोनों साइड ये क्या है? ब्रश है। ब्रश का काम क्या होता है? ये मोटर को DC सप्लाई यहीं से दी जाती है। ये इनपुट के लिए है। कौन सा इनपुट? DC। ये DC इनपुट के लिए बने होते हैं, यानी कि हम कम्यूटेटर पर जो ब्रश बने होते हैं उसी के सहारे हम DC कनेक्शन देते हैं, जिससे मोटर हमारा स्टार्ट होता है। अब
आप लोग इसे एक बार फिर से देख लीजिए। ये सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? योक कहलाता है। अब इस योक का काम क्या होता है कि यह आपके पूरे सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है और ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स होती है इसको पाथ देता है। अब पोल शू का काम क्या होता है, यानी कि जो ये पोल शू हैं ये लॉन्ग पाथ प्रोवाइड करते हैं फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस्ड हो। यहाँ पर इसके बाद क्या है? इंटरपोल है। इंटरपोल का काम क्या होता है कि रिड्यूस आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट, ये आर्मेचर के रिएक्शन इफेक्ट को कम करते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ क्या है, इसको बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग का काम क्या होता है? ये प्रोड्यूस मैग्नेटिक फ्लक्स, ये आपको मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करती हैं। फिर यहाँ पर आ जाते हैं आप, इसको बोलते हैं कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का काम क्या है? कन्वर्जन ऑफ एसी टू डीसी और डीसी टू एसी। यह एसी से डीसी में बदलता है या डीसी को एसी में बदलता है। अब इसके अंदर चले जाते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है क्या? सॉफ्ट का काम क्या होता है? ये मैकेनिकल पावर को ट्रांसफ़र करता है, यानी कि जो मोटर के अंदर मैकेनिकल पावर हुई उसको ये ट्रांसफ़र करेगा बाहर की तरफ, यानी कि आउटपुट हम जब लेंगे तब, चाहे इससे हम कोई चक्की चलाएं या मोटर से पानी निकालें, कुछ भी करें, ठीक, आउटपुट इसी सॉफ्ट के द्वारा ही मिलता है। अब यहाँ पर देखिए कम्यूटेटर के बाहर दो ब्रश लगे हुए हैं। इन्हीं ब्रश के सहारे हम क्या करते हैं? इनपुट देते हैं, जिससे कम्यूटेटर में डीसी सप्लाई जाती है। ये डीसी मोटर है इसलिए यहाँ पे डीसी सप्लाई देंगे, ठीक। अब इसके बाद ये वाला भाग क्या है? आर्मेचर है। आर्मेचर का काम क्या होता है? यह करंट को कलेक्ट करता है। भाई आर्मेचर कैसे कलेक्ट करता है? इसकी जो बाइंडिंग होती है, यानी आर्मेचर्स की जो बाइंडिंग, ये जो बाइंडिंग्स है ये करंट को कलेक्ट करती हैं और यह रोटेटिंग पार्ट ऑफ मोटर है। तो ये आपकी पूरी डीसी मोटर की संरचना हुई। यहाँ पर कल मैंने एक चीज़ बताया था, यहाँ पर देखो ऐसे ऐसे क्या होती है? डैम्प्ड बाइंडिंग होती है। क्या बाइंडिंग? डैम्प्ड बाइंडिंग, जो आपस में इंटरकनेक्ट होती है। कल मैंने इसको बताया था, ठीक। इसलिए आज मैंने आप लिख लीजिए आप चाहो तो, डैम्प्ड वाइंडिंग, डैम्प्ड वाइंडिंग, ये डैम्प्ड वाइंडिंग है। कल मैं इसके बारे में डिटेल में बताया था। तो आप लोगों को डीसी मोटर की संरचना मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छे तरह से समझ में आएगी कि डीसी मोटर में कौन कौन से मेन पार्ट होते हैं, ये आप लोग जान चुके हैं। एक बार आप इसे खुद से बना लीजिएगा, तब ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं कि वर्किंग ऑफ डीसी मोटर की। तो देख लेते हैं कि डीसी मोटर कैसे वर्क करता है। तो देखते हैं, देखिए वर्किंग ऑफ डीसी मोटर। तो यहाँ पर आप देखिए, ये आपका आर्मेचर के अंदर वाला भाग है और ये आपकी स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड है। स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड जो आपको स्टेटर के द्वारा मिलती है, इतना आपको पता है। अब देखिए स्टेटर के अंदर ही तो आर्मेचर होता है, अभी आपको मैंने पीछे दिखाया था। यानी कि यहाँ पर देखो, ये अंदर वाला पार्ट ये क्या है? यही तो आर्मेचर है। तो अब इसी को हम ले लेते हैं सिर्फ। अब देखिए ये हमारा क्या है? आर्मेचर है। अब ये हमारी परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड है। इसको आप लिखना चाहो तो लिख लीजिए मेन फील्ड या मेन मैग्नेटिक फील्ड, मेन मैग्नेटिक फील्ड, ये मेन मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहाँ पर देखो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो आपको पता है मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन किधर जाती है? नॉर्थ टू साउथ। यहाँ नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव कर रही हैं। और ये देखिए ये आपका क्या है? ये भी आपने देखा था कि ये एक कम्यूटेटर है। क्या है? कम्यूटेटर है। इस कम्यूटेटर में के इधर क्या लगे हैं? ब्रश हैं। तो इसको लिख दिया गया है कम्यूटेटर्स ब्रश। इसका काम क्या होता है? यहाँ से हम डीसी सप्लाई देते हैं। तो हमने देखो यहाँ से ऐसे डीसी सप्लाई दे दिया। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे डीसी सप्लाई दी तो होगा क्या कि आप लोग पढ़े हैं कि जैसे ही हम इसको डीसी सप्लाई देते हैं, और हाँ एक चीज़ और देख लीजिए, इस कम्यूटेटर से हमारा एक कॉइल अटैच है। क्या? कॉइल अटैच है।
और ये कॉइल वास्तव में आप कुछ ऐसे ही ऐसे राउंड राउंड में कॉइल रहती है। आप सपोज कर लो कि अभी आपके पास एक कॉइल है, फिर आगे हम बताएंगे अगर कॉइल की संख्या बढ़ानी पड़ी तो, या क्यों बढ़ाएंगे, या ना भी बढ़ाएं तो क्यों, तो क्या होगा। अब देखिए, जैसे कि हमारी कॉइल है, अब इस कॉइल में हमने क्या किया, डीसी सप्लाई दे दी। जब डीसी सप्लाई दे दी तो देखिए यहाँ से करंट होके ऐसे जाएगा, करंट की डायरेक्शन इधर होगी। जब करंट की डायरेक्शन इधर होगी तो यहाँ पे अब आपको पता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पे काम में आएगा। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, देखिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ये क्या है, ये थंब, थंब की डायरेक्शन क्या होती है आपको पता है, फोर्स की डायरेक्शन। ये क्या होती है, फील्ड की डायरेक्शन। और ये क्या होती है, करंट की डायरेक्शन। मीन जो मिडिल फिंगर होगी ये करंट की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगी, जो फोर फिंगर होगी ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगी, और जो आपका थंब होगा ये फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से देखिए अगर ये करंट की डायरेक्शन इधर है तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, देखिए ऐसे, अब आपको दिख नहीं रहा होगा, ये आपका थंब नीचे चला गया, मतलब ये नीचे की तरफ काम करेगा। अब ये नीचे की तरफ काम करेगा। अब देखिए करंट ऐसे ऐसे आते आते यहाँ पे इस तरह से हो गई, अब ये क्या होगा, यहाँ पर ऊपर की तरफ काम करेगा। तो इस तरह से देखिए आप यहाँ पर इस फिगर में समझ लीजिए, यहाँ पर ये देखिए जैसे ये करंट गई, यहाँ पर कुछ नहीं, ये ब्रश हैं, ये आपके कम्यूटेटर हैं, यहाँ पर क्या है, कम्यूटेटर है, और ये ब्रश है, यहाँ से सप्लाई हमने दे दिया है। जैसे ही देखिए ये सप्लाई आप देखो ऐसे आप मूव करा रहे हो, ऐसे जब इधर जा रही है तो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, लेकिन जैसे ही आपके करंट की डायरेक्शन इधर हुई ऊपर की तरफ फोर्स लगने लगा, यानी कि क्या हुआ, मूव कर गया। क्या हुआ, मूव कर गया। यानी ये चीज़ आपकी क्या है, ये आर्मेचर है और कुछ भी नहीं। क्या है, आर्मेचर, ये आपका आर्मेचर है। यहाँ पर जो आपको मैंने कॉइल बनाई थी वही है, वही चीज़ ये है, ये आर्मेचर है। ये क्या करेगा, ये मूव कर जाएगा। अब एक बार मूव कर गया, अब फिर क्या होगा, अब फिर जैसे ही ये मूव करेगा, अब ये दूसरी स्लाइड यहाँ पे आ गई, देखो ये चीज़ यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे देखिए फिर वैसा ही काम, अगर ये वहाँ पे चली गई तो फिर क्या होगा, अब देखो डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन, अभी देखिए अभी इसमें इधर की तरफ थी, अब ये उल्टा हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी, और फिर देखो ऐसे ऐसे फिर इस तरफ से। अब यानी कि ये फोर्स नीचे की तरफ लगने लगेगा, यहाँ पर फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक, अब फिर क्या होगा, फिर से अब मतलब ये रोटेटिंग कर रही है ना, जैसे ऐसे, जैसे सपोज कर लो ये है तो इस पर ये मैग्नेटिक फील्ड है, लाइन इधर उधर चल रही है, ये ऐसे इसको समझिए आप ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। ये क्या किया, अब मूव कर गया, मूव किया, अब इस पोजीशन पे आ गया तो यहाँ पे फिर से अपोजिट, यानी कि अब ये क्या करेगा, फिर ऐसे मूव करेगा, फिर क्या होगा, फिर ऐसे मूव करेगा, फिर ऐसे मूव करेगा, इस तरह से मूव करता रहेगा। ठीक, इसको हमेशा मूव करते रहना चाहिए था। बट यहाँ पे देखिए ये तो हो गया आपका फर्स्ट फिगर, इस तरह से इसको आप बना लोगे सेकंड फिगर, फिर इस तरह से आप इसे थर्ड फिगर बनाओगे, और ये क्या होगा, फोर्थ फिगर होगा। यानी कि यहाँ पे इन चारों फिगर से आपको क्या लगता है, देखिए जैसे यहाँ पे, अब यहाँ पे आ जाते हैं, अब देखिए फिर से मूव कर गई तो फिर से अब यहाँ पे देखो करंट की पोजीशन फिर से इधर जाने लगी, यानी कि जिधर पहली पोजीशन थी उस तरह जाने लगी। देखो पहले में देखिए करंट की डायरेक्शन यही थी, यहाँ पे यही है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर यानी कि फोर्स ऊपर की तरफ काम करने लगा, फिर नीचे की तरफ काम करने लगा। फिर देखिए आगे, फिर यहाँ पे जो दूसरी कंडीशन थी वहाँ पे देखो करंट की डायरेक्शन ऐसी थी, ऐसे है। अब यहाँ पे इस आर्म पे करंट की डायरेक्शन ऐसे है, कुछ यहाँ पे भी ऐसे है, यानी कि सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, यहाँ पे अब नीचे की तरफ यहाँ फोर्स लग रहा है, यहाँ भी नीचे की तरफ लग रहा था, यहाँ ऊपर की तरफ, यहाँ भी ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अब कंटिन्यूअस मोशन स्टार्ट हो गया। क्या हुआ, कंटिन्यूअस मोशन, कंटिन्यू मोशन, कंटिन्यू मोशन स्टार्ट हो गया। बट अच्छा, अभी तक मैंने आपको जितना बताया उसको एक बार अब आप सुन लीजिए कि कैसे कैसे आप उसे लिखोगे। ठीक है ना, कि देखिए सबसे पहले आप कैसे लिखेंगे आप, तो यहाँ से ये आप फर्स्ट फिगर बनाओगे। क्या, ये फर्स्ट फिगर ए, फिगर ए आप बनाएंगे, और आप लिखेंगे कैसे, द स्टेटर प्रोवाइड, ये आप वैसे लिख लेंगे आप लोग, नहीं तो मैं लिख के बता दे रहा हूँ। लिखने पे क्या होता है, थोड़ा वीडियो आपका लंबा बन जाता है और कुछ नहीं।
देखिए ये आपका फिगर है, मैं आपको इस पे लिख के बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, अब देखिए थोड़ा शॉर्टकट में लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे क्या आप, द स्टेटर प्रोवाइड ए कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि द स्टेटर प्रोवाइड ए कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि स्टेटर जो है एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेगा। कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मतलब ये चीज़ें, ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ये स्टेटर प्रोवाइड किया। अब उसके आगे इस फिगर में समझना चाहें तो ये देखिए, ये स्टेटर का कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ टू साउथ। अब इसके बाद क्या होगा, सेकंड, एंड द आर्मेचर which is rotating part of motor of DC motor is a simple coil, एक सिंपल कॉइल है। द आर्मेचर इज कनेक्टेड टू, थर्ड लाइन आप क्या लिखेंगे, द आर्मेचर इज कनेक्टेड टू डीसी सप्लाई, किसके द्वारा, थ्रू कम्यूटेटर्स ब्रशेस, या हो गया, आप थ्रू ज़्यादा लंबा नहीं आप लिख लेंगे। ठीक, अब इसके बाद लिखना चाहे आप लिख लेना, थ्रू कम्यूटेटर्स ब्रशेस या थ्रू ब्रशेस। अब इसके बाद आप क्या लिखेंगे, थर्ड लाइन, व्हेन द करंट फ्लो व्हेन द करंट फ्लो through the coil an EMF induced on it to the according to the लॉरेंट्स लॉ। आपको पता है लॉरेंट्स लॉ के अकॉर्डिंग, फिर यानी कि फोर्स किधर लगाएगा। अब क्या होगा कि नाउ द कॉइल विल रोटेट, अब कॉइल आपकी क्या होगी, रोटेट होने लगेगी। बट व्हेन रोटेटिंग कॉइल्स मैग्नेटिक फ्लक्स मेक्स थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, देन फाई विल बिकम 0, सो रिजल्टेंट EMF विल 0, EMF इज इक्वल टू 0, thus स्टॉप रोटेटिंग। जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि जब कॉइल घूमते घूमते थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर पहुंच जाएगी, तब वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स का मान 0 हो जाएगा, जिससे टोटल जनरेट EMF 0 हो जाएगा। फिर इस प्रकार जो हमारी कॉइल मूव कर रही है, मेन आर्मेचर मूव कर रहा है, वो मूव करना बंद कर देगा। तो हम इसके लिए क्या करें, तो हमें इसके लिए हम फिगर बी में देखें, जैसे हमने एक अरेंजमेंट किया है कि जैसे अभी तक मैंने क्या किया था कि यहाँ पर ये हमारा क्या था, ये ब्रश थे,
ये ब्रश थे और ये क्या था, कम्यूटेटर। तो ये हमारा क्या था, कम्यूटेटर। यहाँ पर इस कम्यूटेटर से अटैच हमने एक फाइल लगाई, एक कॉइल लगाई थी। अब इस कॉइल की वजह से जैसे मूव करने लगा, तो जैसे ये थीटा इक्वल टू 90 डिग्री का एंगल जैसे ये बनाएगा, वैसे क्या होगा, टोटल ईएमएफ 0 हो जाएगा। मीन अब जो हमारी कॉइल मूव कर रही थी वो मूव करना बंद कर देगी। तो फिर हम क्या करें कि कॉइल हमारी कंटिन्यू मूव करती रहे। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक और कॉइल, देखिए जो कुछ ऐसे अरेंज मैंने किया था, इस तरह से लगा देंगे। अब इसका मतलब क्या होगा कि जब ये थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, तब यहाँ पर इसके द्वारा जो प्रोड्यूस ईएमएफ होगा वो काम करेगा। जिससे क्या होगा, जिससे हमारी जो मोटर है वो कंटिन्यूअसली 10 बी एड ए न्यू कॉइल resultant बी गेट कंटिन्यू मोशन या रोटेशन, कंटिन्यू रोटेशन। तो इस तरह से हम देखेंगे कि हमारी जो मोटर है वो लगातार गति करती रहेगी। तो ये हमारा लेक्चर आज यहीं पर ख़त्म होता है। शेष आगे का डीसी मोटर की वर्किंग का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।